वेलकम टू द न्यू ब्लॉग डीप न्यूरल विजडम में। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोलॉजी एक टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, द बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। बेसिकली इकोलॉजी कहाँ से आया था? 1866 में एक जर्मन साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैक्ल, उन्होंने इकोलॉजी के बारे में ये टर्म को कॉइन किया था। इकोलॉजी बेसिकली जो स्टडी है कैसे हम लोग लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट, मतलब ये बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट ये कंपोनेंट है। अब ऑर्गेनिज्म, अब एनवायरनमेंट का कंपोजिशन कैसे हुआ है? ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स है। ए बायोटिक फैक्टर्स क्या है? ए बायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग है, जैसे सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारे नॉन लिविंग में आते हैं। और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो जो लिविंग में आते हैं। और हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग इंडिविजुअल होता है। और एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी और मैटर जीने के लिए। अब निश जो बेसिकली चीज होता है वो होता है कि एक रोल, एक आदमी का क्या रोल है एनवायरनमेंट में, या एक बर्ड का क्या रोल है एनवायरनमेंट में, उसको कहते हैं निश। मतलब निश का मतलब होता है उस पर्टिकुलर रोल को वही बंदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है कि ये जो निश होता है वो कोई ऑर्गेनिज्म, नॉन ऑर्गेनिज्म या फिर एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है। निश जो होता है बेसिकली वही पर्टिकुलर बंदा कर सकता है। ठीक है। उसके अगर एब्सेंस से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन्वायरमेंट में। जैसे हम लोग कहते हैं कि बीज आर नेसेसरी फॉर पॉलिनेशन। अब बीज का, अगर बीज मरता है, जैसे मोबाइल को यूज हम लोग करते हैं और उससे बीज के पॉपुलेशन कम होते हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन कम होगा। पॉलिनेशन कम होगा तो हम लोगों का खाना वाना, जो फूड आर्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे। और जब वो कम होगा तो एक लिमिटिंग फैक्टर होगा इतने बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन करा पाना। अच्छा, हर स्पीसीज जो होता है वो अलग अलग तरह का खाना खाता है, अलग अलग चीज खाता है। अब हैबिटेट कहाँ होता है? अब हैबिटेट जैसे हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो वैसे ही वाइल्ड में ना लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, एक पर्टिकुलर तरह का इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करता है वहां पे सस्टेन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। तो कैसा टेम्परेचर है वहाँ का, अगर ज्यादा रेनफॉल होगा तो रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। जहाँ रेनफॉल कम होगा वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। तो जैसे जैसे रेनफॉल होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसका वेजिटेशन होता है, और जैसा वेजिटेशन होगा वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अगर डेजर्ट होगा जहाँ पे पानी बहुत कम होता है तो वहां पे डेजर्ट के जैसे हम लोग, डेजर्ट में कौन सा कैमल होता है, तो उस ढंग का लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे सस्टेन करेगा। ठीक है। डेजर्ट का वेजिटेशन कैक्टस भी है। अब कैक्टस जो है वो डेजर्ट वेजिटेशन में पाया जाता है नेचुरली। ठीक है। तो हैबिटेट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर एंड रेनफॉल पे। अब आता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। ये जो है ये बताता है कि एक स्पीसीज जो है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो किस एनिमल का हो, वो ऑक्यूपाई सेम नीश नहीं कर सकता है, सेम प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है बहुत लंबे समय के लिए। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अगर दो स्पीसीज को सेम नीश को ऑक्यूपाई करना होगा तो वो फिर लड़ाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से जमीन के लिए लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह लोग compete करेंगे एक दूसरे से, और जो ताकतवर होगा वो सरवाइव कर जाएगा। तो जो ताकतवर होगा, जैसे हम लोग कहते हैं माइट इज राइट, तो इसको कहते हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कि लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में एंड फाइनली उस चीज को एक ही बंदा अटेन कर सकता है। अब इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी के स्टडी पे फोकस करता है। ये सारा फैक्टर को कंपोज करता है, बायोटिक हो ए बायोटिक होगा। इकोसिस्टम जो है वो वेरी करता है, अलग अलग साइज में। ठीक है। इकोसिस्टम जो होता है वो क्लोज सिस्टम नहीं होता है, वो बहुत ओपन सिस्टम होता है। वहाँ सनलाइट भी है, प्लांट भी है, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, मराइन लाइफ है। ठीक है। ये आपस में इंटरेक्ट करता है। इकोसिस्टम जो है इसको टर्म दिया था एजी टैंसले इन 1935।
और ये सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है कि पानी, लैंड और न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर एक जगह में अगर अवेलेबल ना हो तो वहां पे लाइफ को सस्टेन कराना मुश्किल है। सॉइल नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा, यानी एग्रीकल्चर नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, और वाटर नहीं होगा तो लोग पानी पिएगा कैसे? तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, एक इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम का जो होता है दो तरह का मेन कैटेगरी होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। एक्वेटिक जैसे समझते हैं पानी, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड इतना हो गया, फॉरेस्ट बहुत सारा, डेजर्ट हो गया जहाँ पे प्लांट पौधा प्रॉपरली होता नहीं है। ग्रासलैंड बेसिकली इट्स द फर्टाइल जोन जहाँ पे हम लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं, ग्रासलैंड। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, सॉल्ट वाटर, ये सब जो जितना भी है ये सब एक्वाटिक में आता है। अच्छा, क्रॉप लैंड जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और एक्वेरियम जो सब बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो मैन मेड स्ट्रक्चर में आता है वो सब। इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक मैन मेड होता है, ठीक है। जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है तो लार्जर ईयर्स, मतलब बहुत लंबे साल तक इवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम। कोई जगह पहले डेजर्ट हुआ करता है, जैसे पहले सऊदी सऊदी जो है, अगर हम लोग उसका एवोल्यूशन देखें तो वो भी काफी ज्यादा ग्रीन हुआ करता था। और जैसे जैसे नेचर इवॉल्व करता गया, वाटर स्कैरसिटी, अगर हम लोग हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, अगर मोहनजोदारो का अगर सिविलाइजेशन देखें तो पहले इंडस का फ्लो दूसरे डायरेक्शन में होता था, अब दूसरे डायरेक्शन में होता है, जिस वजह से वहां का सिविलाइजेशन उजड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली वाटर रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है वो डिसाइड करता है कि हम लोगों का किस ढंग से सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा। अब मैन मेड जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वेरियम, पॉन्ड्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट से ये इकोसिस्टम का बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर है, फिर कुछ फिजिकल फैक्टर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर हैं। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिकली कैसे बायोटिक फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल, ठीक है, वे ऑफ लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स थ्रू द फूड रिलेशनशिप एंड द प्रोड्यूसर। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, सेवरल ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, बहुत सारा होता है। ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट, श्रब्स एंड, देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, श्रब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उसके भी नीचे हम लोगों का आ जाता है आपका एल्गे, फंगस, साइनोबैक्टीरिया, ये सब धीरे 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 इवॉल्व करते 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 जब वहां का कंडीशन बहुत ज्यादा कंड्यूसिव होता है तो फिर लास्ट में लास्ट में ट्रीज ग्रो करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है ना साइनोबैक्टीरिया या अदर इकोसिस्टम, वो धीरे 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 या आपका जो लोअर प्लांट स्ट्रक्चर होते हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए लास्ट में जो लास्ट इवोल्यूशन है वो ट्री का, एंड ट्री इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, ट्री टॉप टू फॉरेस्ट फ्लोर। हॉरिजॉन्टल डेजर्ट इकोसिस्टम को हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन में रखा जाता है, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो कैसा होता है? एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, ठीक है। बहुत तरह का न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन वही होता है कि प्रिमिटिव प्लांट्स ग्रो करते करते ट्रीज तक कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले वहाँ लीचेस एंड मॉसेस आते हैं, फिर लीचेस एंड मॉसेस वहां से कन्वर्ट होकर धीरे 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 करके पेड़ तक आते हैं, क्योंकि लीचेस एंड मॉसेस जो है वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं धीरे धीरे, फिर वहां पे वो मरते हैं फिर बनते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद लास्ट में आता है प्लांट का ग्रोथ। चार्ल्स एल्टन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, ठीक है, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन यानी ग्रासेस, ग्रास ऊपर को खाया, ग्रास ऊपर फ्रॉग खाया उसको, फिर फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक, एंड हॉ एंड ईगल लास्ट में स्नेक्स को खाता है, एंड बाद में लोग ईगल का शिकार करके आदमी भी खाता था पहले के जमाने में। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं,
कैसे? सोलर एनर्जी को यूज करके एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग कई बार पढ़े हैं। अच्छा, जब कोई भी रेडिएंट एनर्जी जो है स्टोर्ड किया जाता है ग्रीन प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस, कहने का मतलब है जो हम लोग को फ्रूट प्लांट से मिलता है ना, उसको हम लोग को एक टर्म दिए हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमिलेशन। ठीक है, अब उसमें भी चार तरह के लोग होते हैं। अच्छा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब जो प्लांट अपना यूज कर लिया मेटाबॉलिज्म वगैरह अपने जिंदा रहने के लिए, उसके बाद जो वो फल वहां पे लगता है, दैट इज कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजर, ये चार तरह के फूड चेन के पार्ट हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस जो एक एक दूसरे को मार के खा जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे शेर, शेर जो है डियर वगैरह को खाता है। ठीक है, गोट वगैरह को खा लेता है। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाएगा, प्लांट भी खाएगा, जानवर को भी खा जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का ऑब्वियस मतलब है कौन? बकरी ग्रेज करती है, मतलब चरती है। डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? डेट्रिटिस मतलब होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो डिकम्पोज करने लग जाता है। क्यों? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, वो उसको डिकम्पोज करता है। फूड वेब, अब एक्चुअली क्या है कि नेचर में कोई भी चीज ना लीनियर नहीं है। जैसे ग्रास ऊपर जो है फ्रॉग को खाया, सॉरी, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया, दैट इज नॉट लीनियर। ठीक है, हो सकता है कि ग्रास ऊपर स्किप करके कोई और कीड़ा या कोई और जानवर उसको खा ले। ठीक है, तो फूड वेव इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, मतलब बहुत सारा फूड चेन एक दूसरे में। अब जैसे कि इस चूहा को ये फॉक्स भी खा सकता है, इस चूहे को ये ऑल भी खा सकता है। बिल्कुल उसी तरह ये फूड वेब इज ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड वेव इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बिल्कुल वैसे ही परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लीनियर और वन वे। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जैसे 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 ग्रास खाने वाला एनिमल जो है वो ज्यादा एनर्जी लेता है, कहाँ से? प्लांट से। और फिर उससे कम एनर्जी ट्रांसफर होता है किससे? शेर अगर उस बकरी को खा जाए, तो लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, लेकिन एनर्जी का जो फ्लो है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई सारा चीज वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन होने में ज्यादा फायदा है। वी आर कंट्रीब्यूटिंग लेस टूवर्ड्स द पोल्यूशन ऑफ नेचर रादर देन जब हम लोग जो है मीट मछली और ये सब खा रहे हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा पानी का भी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप में जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी है इन कंपैरिजन टू लोअर लेवल। तो ये प्रोड्यूसर हो गया प्लांट वगैरह, ये हर्बीवोरस हो गया, ये डियर और ये खरगोश वगैरह। इसके ऊपर आ गया फॉक्स जो इन डियर और ये को खाता है, प्राइमरी कार्निवोर। और सबसे ऊपर में जो इसको खाता है, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस, मतलब शेर। इसमें पिरामिड ऑफ नंबर आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास आ गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी आ गया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे पिरामिड के, एनर्जी का फ्लो कम होता जाएगा। जैसे बायोमास का, बायोमास ये है, प्लांट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हर्बीवोरस उससे कम मात्रा में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब एक तरह से हम इस चीज को फिजिक्स के टर्म में ना समझें, बेसिकली इट इज द वेट, ड्राई वेट। बायोमास मतलब होता है ड्राई वेट ऑफ एनीथिंग, जहां से पानी निकाल दिया जाए। तो बायोमास अगर ये पेड़ पौधा है तो जो पेड़ का बायोमास है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका वजन एक तरह से मान सकते हैं ज्यादा है। उसका नंबर जब से घट जाएगा हर्बीवोर, उसमें ऑब्वियस है उसका बायोमास या ड्राई वेट कम हो जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम लोग देखें कि ऊपर में पिरामिड ऑफ नंबर में ये जो है घटता जाता है कार्निवोरस का। अगर कार्निवोरस का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है कि नीचे जो है ये फॉक्स का पॉपुलेशन कम होगा। अगर ये फॉक्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो नीचे हर्बीवोरस का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और हर्बीवोरस का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर ये प्रोड्यूसर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो फिर अगर इसका पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा, यानी हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो प्रोड्यूसर का पॉपुलेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सारे हर्बीवोरस मिलकर फिर इसको खाना शुरू करेंगे। फिर इसको खाना शुरू करेंगे तो प्लांट्स उस एरिया में कम हो जाएगा, तो हर्बीवोरस के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। हो सकता है फिर उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसे डिमांड एंड सप्लाई का चेन काम करता है। आप बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट, ठीक है, इकोसिस्टम में कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट साइकिल में दो चीज होता है, गैसेस एंड सेडिमेंट्री, ठीक है। अब ये है कार्बन साइकिल। ऑल लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये तो हम लोगों को पहले ही से पता है कि हम लोगों के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का कंपोजिशन मिला और उसमें से कार्बन, ऑब्वियस जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है। तो द सोर्सेज ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर ओशन आल्सो कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग, ठीक है, किसी भी तरह पूरे ओशन को अगर हीट कर दें तो हम लोग एनवायरनमेंट में लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हैं। इसलिए अगर ऑक्सीजन हीट हो रहा है, ओशन सॉरी हीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट का। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं और उससे जो है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं मेटा, और हम लोग एनर्जी, वाटर और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद, खाना खाते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन से क्या वो ऑक्सीडाइज होके हम लोग लिबरेट करते हैं एनर्जी, CO2 एंड वाटर, ठीक है। डिकम्पोजिशन के बारे में तो हम लोग पहले ही बात की थी। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 के प्रेजेंस में या कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, धीरे धीरे सड़ा देते हैं किसको, ऐसा बॉडी जो कि मर चुका है। धीरे धीरे अगर हम लोग देखें अगर, तो उसका जो मसल है या उसका जो नर्व्स वगैरह है वो धीरे धीरे गलने लग जाता है। तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे बास और बदबू आता है। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी को डिकम्पोज करती है, रिलीजेस CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा गैसेस बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग AC में R32 वगैरह गैसेस यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ऑटोमोबाइल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो मेन रीजन फॉर पोल्यूशन। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल इज यूज ओनली टू, क्या होता है कि एटमॉस्फेयर 78 to 79% नाइट्रोजन रहता है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग नाइट्रोजन को यूज तो कर नहीं सकते। तो बहुत सारे लेग्यूम प्लांट्स को हम लोग यूज करते हैं, या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं, ठीक है, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये सारा जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, फिर उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है थ्रू सेवरल प्रोसेस, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का, DNA का, RNA का, ये हम लोगों को पता है। तो जैसे हम लोग किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है नाइट्रोजन को एसिमुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग एसिमुलेट कैसे करते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट नाइट्रोजन कौन यूज कर सकता है? लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, और फिक्स करते हैं। इसलिए एक और पोर्शन है जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग लेग्यूम प्लांट्स लगा सकते हैं। अब वाटर साइकिल भी एक साइकिल में होता है। क्या होता है? ओशन में पानी होता है, धूप आया, पानी जो है काफी इवापोरेट कर गया। इवापोरेट करने के बाद ऊपर गया, जैसे ही गया तो उसका टेम्परेचर है डाउन होने लगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का होने के बाद क्या होता है, वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लाउड में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह में, तो वहां पे वो फिर से प्रेसिपिटेशन यानी पानी बरस जाता है। एंड हेंस पानी का जो लेवल है हम लोगों को रेनफॉल में के थ्रू मिलता है, ठीक है। अब होता है फॉस्फोरस साइकिल। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का बहुत, न्यूक्लिक एसिड और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये सेल बोन और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये
कहाँ पाया जाता है? फॉस्फोरस जो है रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फेट में। अच्छा, इसमें कार्बन साइकिल की तरह किसी तरह का रेस्पिरेटरी, कार्बन साइकिल का मतलब हम लोग CO2 जैसे छोड़ते हैं, फॉस्फोरस को हम लोग एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसा कि डिस्कस किए थे, ठीक है, ई क्लेमेंट जो थे, ही वाज ही कॉइन्ड द टर्म, ठीक है, he defined the succession as a natural process by which the same loyalty becomes successively colonized by the different group of plant community and thus communities are never stable। प्राइमरी सक्सेशन में कौन आ जाएगा? मॉसेस, लिचन, ये सब आ जाएंगे। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? पेड़ वगैरह, ठीक है। ये बायोटिक कम्युनिटी बहुत डायनेमिक होता है, जो पावरफुल होता है वही सक्सीड करता है, ठीक है। सक्सेशन आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसा कि हम लोग बात किए थे। कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत बड़ा है, विंड, डिपॉजिट, इरोजन, फायर एक्सेट्रा। बायोटिक फैक्टर्स, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कंटिन्यूइंग कॉजेज, माइग्रेशन फॉर सेफ्टी अगेंस्ट द आउटसाइड एग्रेशन, माइग्रेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है। फिर हम लोग बहुत तरह का प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो ये मैन मेड है। फर्टाइल सॉइल करने के लिए हम लोग बहुत सारा अदर बहुत कुछ डालते हैं सॉइल के अंदर। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया एंड एबंडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एक्सेट्रा, ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। होमोस्टैसिस ऑफ इकोसिस्टम। अब होमोस्टैसिस, ecosystem are capable of maintaining a state of equilibrium। होमोस्टैटिस ऐसा होता है कि हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ना, हम लोगों की बॉडी में भी होमोस्टैसिस का फंक्शन होता है। वो कौन करता है? ब्लड। ब्लड जो है इंटरनल टेम्परेचर और आउटसाइड एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। दिस कैपेसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड होमोस्टैसिस। वो क्या है? ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात ये कहा जा रहा है कि सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है इकोसिस्टम का पार्ट होता है। जो चीज बढ़ गया या ज्यादा हो गया उसको ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक इन्वायरमेंट जो है इसको ऑटोमेटिकली ही उसको बैलेंस आउट करती है। दैट इज कॉल्ड होमोस्टैसिस। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, हम लोग कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट करते हैं। अब डेजर्ट में प्रोडक्टिविटी कम होगा, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द कंज्यूमर लेवल, हर्बीवोरस, कार्निवोर एंड डिकम्पोजिशन। नेट प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर यूज नहीं कर सकता है। ये कुछ कुछ टर्म्स है, वो स्लाइड में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते, थैंक यू।